दिवस के मौके पर आयोजित ये जो प्रतिदिन एक विषय पर पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जा रही है, उसमें मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूँ। मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हूँ और जैसा आप लोगों को पता है मैं विधि व्यवस्था के संबंध में आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा। जहाँ तक विधि व्यवस्था की स्थिति है वो तो आप लोग डेली कवर करते हैं और हर दिन आपके अखबार में और मीडिया में आता ही रहता है, तो आप लोगों को इस संबंध में वैसे भी अपने स्तर से जानकारी होगी। कुछ बातें जो पुलिस कर रही है मैं उसको सामने आप लोगों के रखूँगा। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक हिंसा या तनाव की घटनाएं पहले होती थी उनमें काफ़ी गिरावट आई है, जिसके लिए मैं राज्य की जनता को बहुत बहुत बड़ी बधाई देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा कम्युनल हार्मोनी है और जो सांप्रदायिक समरसता है वो बनी हुई है लगातार। 2021 में कम्युनल वायलेंस की 41 घटनाएं घटी थी और 2022 में, अब मुझे 21 में जबकि कोरोना था उसके बाद 41 घटनाएं घटी, लेकिन 22 में आके मात्र 12 घटनाएं कम्युनल वायलेंस की हुई। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, और सभी हमारे जो पर्व त्यौहार है जो हमारा शुरू होता है सरस्वती पूजा से लेके और आखिर में छठ का जो महापर्व होता है उसके बीच में करीब करीब 16 बहुत महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार हम लोग मनाते हैं। और ये सभी पर्व त्यौहार आपने देखा होगा 2022 में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए गए। इसमें पुलिस ने भी काफ़ी, हमारे जो जवान हैं उन्होंने मेहनत की, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें हमको आम जनता का बहुत सहयोग मिला और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह का जो हमारा एक नमूना है हमारे राज्य का सांप्रदायिक सद्भाव का और सांप्रदायिक समरसता का, वो आगे भी बना रहेगा। तो इन घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। पुलिस पर हमला पे मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। करीब 2020 और 21 की जो घटनाएं घटी थी वो करीब 340 के पास हुई थी, लेकिन 2022 में ये घटनाएं बढ़कर 450 के ऊपर हो चुकी है। इसमें 2022 में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक स्कीम आई थी उसको लेके, अग्निवीर स्कीम में भी काफ़ी धरना प्रदर्शन और इस तरह से हुआ था, उसको भी लेके पुलिस पर हमले की घटनाएं बढ़ी थी, जिसको वो भी एक कारण है। किंतु पुलिस पर हमले की जो बात है ये गंभीर मुद्दा है और इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हमने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि यदि पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है, पहले मैं बता दूं कि जो पुलिस पर हमले हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर घटनाएं हो रही है जो हमारे शराब के विरुद्ध छापामारी करने जा रही टीम जा रही है या कुछ दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करने जो हमारी टीम जाती है, उस पर मेन ये दो ही घटनाएं ज़्यादा है। थाने पर हमला हो या नक्सली हमला हो वो तो शून्य है। थाने पर हमारे यहाँ कभी से हमला 1-2 घटनाएं छोड़ तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारी टीम जा रही है क्षेत्र में उस पर हमले की घटनाएं घट जा रही है, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि यदि पुलिस पर हमला या इस तरह की कोई भी बात होती है तो उस पर पहले अज्ञात के विरुद्ध लोग FIR दर्ज कर देते थे, किंतु अब हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम से कम जो मुख्य लोग उसमें संलिप्त है या उसको जो लीड ले रहे हैं उनको नामजद किया जाए। तो अज्ञात के विरुद्ध हम लोग प्राथमिकी स्वीकार ही नहीं कर रहे और स्पष्ट निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों और रेंज IGDAG को दिया गया है कि कम से कम जो लोग आगे थे उनको किसी भी माध्यम से आप लोग के पास फुटेज रहता है, थाना में रिकॉर्डिंग करता है, उसके माध्यम से चिन्हित करें और नामजद प्राथमिकी करें। तो कहने का मतलब ये हमारा ये नहीं है कि हम लोगों को परेशान करें, लेकिन यदि पुलिस और कानून को अपने लोग हाथों में लेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो उस पर हम लोग को भी कड़ी कार्रवाई करनी है। और इसलिए हम लोग ने जो गिरफ्तारी कराई है तो पुलिस पर हमला पे पिछले साल में 6000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया केवल पुलिस पर हमले के मामले में। तो मुझे लगता है कि इन प्रयासों से इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी और आने वाले समय में हमारा ये अनुरोध रहेगा आप लोग के माध्यम से कि कानून को अपने हाथ में ना लें। यदि कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो उसको रखें। हमारे यहाँ जैसे आप देख रहे हैं डीजी साहब के प्रयासों से हम लोग आगे बढ़ते हुए जनता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए मोटरसाइकिल रैली और इस तरह के प्रयास किए गए हैं। तो जनता के पास हम लोग जा रहे हैं तो जनता अपनी समस्याएं रखें। प्रतिदिन निर्देश दिया गया है कि SP लोग आम जनता से 11 से 1 के बीच में मिलेंगे। यहाँ पर भी पुलिस मुख्यालय में भी पदाधिकारी नामित किए गए हैं। तो अपनी समस्याओं को सामने रखें, कानून को अपने हाथ में न रखें, तोड़ फोड़ न करें। सरकारी संपत्ति को या पुलिस की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से उस समय तो जोश में लोग कर जाते हैं, या भीड़ में जो साइकी होती है मॉब मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं उसमें लोग कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब FIR या इस तरह का हो जाता है तो फिर बाद में पछताते नहीं है कि हमारा नाम आ गया, तो उसका दौड़ भाग लगाते हैं कि मैं नहीं था। लेकिन जो फुटेज आया हुआ है वहाँ पर आप उपस्थित है तो आपका तो
नाम आ ही गया FIR में, तो भविष्य में आपके जो कैरियर है या जो भी अन्य चीज़ें उस पर थोड़ा सा दाग लग जाता है। पर आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से CCTNS और एक और सिस्टम ICTS भी बन रहा है, उसमें यदि किसी का नाम कहीं भी आ गया, उसके खिलाफ चार्जशीट हो गई किसी अपराध में, तो वो सब जगह अब आजकल इंटरनेट के टाइम में तुरंत आप डालिएगा XYZ का नाम, तो सारा उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी आ जाएगा। भविष्य में इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। तो अगर ये सोचे कि हम क्राइम करके बच जाएंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए सरकार को, हमारे विभाग को सहयोग दें और इस तरह की चीज़ें ना करें। दूसरा, सांप्रदायिक तनाव की मैंने बात की, डेली हम लोग देखते हैं पोर्टल पे कोई वीडियो या यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल देता है। आप बहुत ध्यान से देखें, हम लोग सब अब अनुभवी है, तो कई सारे वीडियो में ऐसा रहता है कि आपको देख के ही बता दीजिएगा कि डॉक्टर है। डॉक्टर मतलब वो तो चेंज किया गया, पीछे से आवाज़ कहीं और का वीडियो होगा, किसी देश का कोई जुलूस होगा, उसको लिखा देंगे फलाना जिला में जुलूस निकला, उसके पीछे आवाज़ डाल देंगे, इस तरह के आपत्तिजनक स्लोगन्स डाल देंगे। तो कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं समाज में जो चाहते हैं कि हमारी सांप्रदायिक समरसता ना बने, तो उनके प्रयासों को हम लोग को नलीफाई करना है। मैं आपके माध्यम से जनता से ये भी अपील करता हूँ कि इस तरह के वीडियो को देख के अपना तुरंत रिएक्शन ना दें, ना ही उसको क्या कहते हैं वायरल करें। 90% जो इस तरह के वीडियो आते हैं, मैं बता रहा हूँ 90-95% वो सब डॉक्टर्ड रहते हैं, उनमें छेड़छाड़ की गई होती है, ऊपर से आवाज़ डाल दी जाती है, वीडियो को चेंज किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे उसको विश्वास कर देते हैं और फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो अफवाहों पर भी इतना ध्यान दें और खुद भी अफवाह न फैलाएं और इस तरह से ब्लाइंडली अफवाहों पर ध्यान नहीं रखें। फिर विधि व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पैदल गश्ती का जो सिस्टम किया था, शुरू किया था, पुराना हो गया, करीब 1.5 साल तक लोग उसको चला रहे हैं। कुल मिला के हम लोग ने 1001 पेट्रोलिंग बीट्स बनाई थी पूरे राज्य में, जिसमें करीब 4,500 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। और इसका हमको फ़ायदा मिला। हमारी जो बर्गलरी की घटनाएँ हैं वो 2018-19 के बनस्पत 2022 में काफ़ी कम हुई। 20 और 21 का आंकड़ा चूँकि कम था क्योंकि लोग घरों में ही ज़्यादातर रहे कोविड के दौरान, तो बर्गलरी घटनाएँ अपने आप कम हो गई। लेकिन 22 में जो हम लोगों ने गश्ती व्यवस्था उसका भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं और इसमें हम लोग जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी हम लोग पुरस्कार भी देते हैं। करीब 1400 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया है और 1000 के करीब लोगों को गश्ती में शिथिलता पाए जाने पर दंडित भी किया गया है। और लगातार गश्ती किस तरह से करनी है उसके आधार पर वो रिफ्रेशर कोर्स चलाए हैं। करीब 1200 पुलिसकर्मियों को हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग भी दिया है। तो इन प्रयासों से हमारे जो गृह भेदन की घटनाएं हैं उनमें काफ़ी कमी आई है। विधि व्यवस्था से जुड़ा एक मुद्दा होता है राइटिंग का, राइटिंग के केसेस, जिसको आप लोग राइटिंग को उसमें समझिए कि हम दंगा की बात करें, दंगा मतलब आम जनता के लिए या आम भाषा में लोग सांप्रदायिक दंगे को दंगा समझते हैं, लेकिन पुलिस की भाषा में दंगा का मतलब होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग आपस में भिड़ गए, 2 ग्रुप, तो वो दंगा की श्रेणी में आता है। और उसी में गंभीर दंगा हो जाता है जब उसमें उसी दंगे के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है। तो वो दंगे की घटनाएं जो कि मैं आपको बताता हूँ, 2018 में 10,276 थी, वो स्नैच घटते घटते 2022 में केवल 4,736 रह गई। तो दंगे की घटनाओं में भी काफ़ी कमी आई है और बराबर हम लोग इस पर नज़र रखते हैं और जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनकी तुरंत अरेस्टिंग कराते हैं। तो ये एक अच्छा परिणाम हम लोग के साथ सामने आया जो कि दंगे की घटनाएं विधि व्यवस्था से सीधे रूप से जुड़ी हुई है। पर्व त्योहार के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा वज्रा का एक ऑपरेशन चला था जिसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया गया था। तो वज्रा ऑपरेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि हर जिले में एक टीम बना दी गई थी 30 सिपाहियों के। कुछ बड़े जिलों में 30 सिपाहियों की 2 या 3 टीमें बनाई गई, कुछ जगह 1 टीम बनाई गई छोटे जिलों में जैसे अरवल जैसे जिलों में। तो उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया कि वो हत्या, डकैती, लूट या SC/ST अपराधों में या पुलिस के विरुद्ध जो हमला हुआ है उस पर अपराधों में फोकस करें। और उन्होंने इन टीमों ने जा जाके लिस्ट ली कौन कौन लोग फरार हैं और उनको गिरफ्तार किया गया। तो पूरे साल में करीब 88,098 गिरफ्तारी वज्रा के द्वारा मात्र की गई है, जिसमें से मर्डर केस में ही 5,000 से ऊपर गिरफ्तारियाँ की गई हैं। तो ये हम लोग का प्रयास ये था कि हम लोग इस तरह की जो गंभीर टाइप की घटना है उसमें जो लोग शामिल हैं उनको जेल के पीछे भेजें ताकि आने वाले समय में इस तरह की अपराधों में कमी आ सके और उसका सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। एक चिंता का विषय है हर्ष फायरिंग की घटनाएं बराबर होती रहती हैं और हम लोगों ने इस संबंध में जिला को भी बराबर निर्देश दिया गया है कि हर्ष फायरिंग लोग समझता है कि किसी ने फायरिंग किया और गोली लग गई, घायल हो गया या मर गया, तब वहाँ पे केस हो रहा था पहले। तो अभी
आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जिसमें उसमें एक सबसेक्शन 25 का सबसेक्शन 9 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि आप बिना अकारण यदि आप फायरिंग करते हैं, क्योंकि आपको हथियार दिया गया आपकी सुरक्षा के लिए दिया गया, ऐसे लहराने के लिए या किसी जन्मदिन में या शादी के अवसर पर, ऐसा नहीं है कि आपको उसको फायरिंग करने का आपको अधिकार मिला हुआ है। तो पहले क्या होता था, लोग फायरिंग कर जाते तो कुछ होता नहीं था। हाँ, यदि किसी को गोली लग गई, घायल हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, उसी क्रम में देखते हैं बारात में, तब तो केस हो जाता है। लेकिन आप तक में जो संशोधन हुआ उसके बाद समझ, यदि आप फायरिंग भी कर रहा है तो वो अपराध, अकारण फायरिंग करने को अपराध माना गया और ये सेक्शन जोड़ा गया। उसके बाद से हम लोग ने इस तरह की सभी घटनाओं में केसेस दर्ज कराने शुरू किए। 2022 में 99 केस हम लोगों ने दर्ज किया हर्ष फायरिंग के, और इनमें 8 मृत्यु हुई थी, 36 लोग इंजर्ड हुए थे, और इनमें कुल 127 लोगों के उन्होंने अरेस्टिंग की और 8 लोगों की कैंसिल भी, आप जो लाइसेंस हथियार मिले उसमें 8 का कैंसिल भी हो चुका है। कुल इसमें 18 हथियार भी जब्त किए गए थे। तो हर्ष फायरिंग की घटनाओं की हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसमें आपके माध्यम से मैं यही संवाद देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास लाइसेंस हथियार है, यदि आप अवैध हथियार को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे ही क्राइम है, अवैध हथियार रखना या उसका यूज़ करना क्राइम है। लेकिन यदि आप लाइसेंस हथियार से भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपका हथियार जब्त हो जाएगा। इसलिए ये जन्मदिन, शादी और बर्थडे और इस तरह से लहराना बंद करें, नहीं तो इसमें आपके ऊपर FIR